हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक टॉपिक होता है इशू ऑफ शेयर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा हम कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम एंट्रीज़ बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज़ बनाते हैं जब हम कंपनी शेयर इशू करती है। तो उससे रिलेटेड हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। देखिए पहले मतलब समझ लेते हैं हम। देखिए जो कंपनी हमारी लिमिटेड बाई शेयर्स होती हैं, कुछ लिमिटेड बाई गारंटीज़ होती हैं, तो जो यहाँ पे लिमिटेड बाई शेयर्स होती हैं वहाँ पे जो कैपिटल वर्ड होता है उसका मतलब होता है शेयर कैपिटल। तो यानी कि जो बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत होती है, जो कंपनी को अपना बिज़नेस रन करना है, बिज़नेस चलाना है, तो उसमें जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो वो शेयर इशू करती हैं। तो जो पैसा इकट्ठा होता है उसे हम शेयर कैपिटल कहा करते हैं। भाई कंपनी है तो उसे पैसे की ज़रूरत तो है ही, कंपनी जब चलानी है तो जो भी उसके शेयर होल्डर मालिक होंगे, जो मेंबर्स होंगे, वो सब उसमें शेयर्स खरीदते हैं। जो शेयर्स होते हैं वो अगर हम देखें, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि पैसा कैसे कैसे हम कलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक नाम होता है रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कह लीजिए या नॉमिनल कैपिटल कह लीजिए। तो हमारा एक डॉक्यूमेंट, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। दो तरह के डॉक्यूमेंट कंपनी में बनते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें एक कैपिटल क्लॉज दिया होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी कितने करोड़ या लाख जो भी है, कितने रुपए वो इकट्ठे करेंगी, यानी कि उनकी टोटल कैपिटल कितनी होगी, कितनी रजिस्टर्ड कैपिटल होगी या ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। और यही मैक्सिमम अमाउंट होगा जो कंपनी ले सकती है, यानी कि इन्वेस्ट कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स के द्वारा वो जो भी उसमें लिखा होगा वो मैक्सिमम अमाउंट होगा कि इतने वो इशू कर सकती है, उतने रुपए के शेयर्स इशू कर सकती है। तो वो रजिस्टर्ड अमाउंट हो गया कि मैक्सिमम अमाउंट हो गया, एक लिमिट हो गई कि इतने आप शेयर इशू कर सकते हैं, इतने लाख रुपए के या इतने रुपए हम शेयर्स के द्वारा इकट्ठे कर सकते हैं। अब देखिए, द कंपनी इज नॉट सपोज टू रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज मैंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जितना भी उसमें मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिख गया है उससे ज़्यादा वो पैसा इकट्ठा नहीं करेगी। तो इसको हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कहा करते हैं। अगर वो ऑथराइज्ड कैपिटल को कम या ज़्यादा करना है तो जो प्रोसेस कंपनी के कानून में दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट यानी जिसे हम कंपनी का कानून कहते हैं, उसमें जैसा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के द्वारा कम या ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ पे ये समझने की है कि जो ऑथराइज कैपिटल है, कि हम मान लीजिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 लाख रुपए उन्होंने ऑथराइज कर लिया कि भाई 5 लाख रुपए तक हम कैपिटल कर सकते हैं। अब इतने 5 लाख रुपए के शेयर इशू करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 लाख रुपए उन्हें एक दिन में ही चाहिए, अभी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे अभी इकट्ठा करें। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी वो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती रहेगी, लेकिन टोटल अमाउंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। तो जितना वो इशू अभी करना चाह रही है उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट हो गया जो कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को लिए, जिससे कि पब्लिक उन शेयर्स को खरीदे और पैसा कंपनी में लगाए। तो ये इशूड कैपिटल जो होगा ये ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि जैसे हम कह लें कि 5 लाख रुपए, उसमें से उन्होंने 3 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए कि 3 लाख रुपए उनको ज़रूरत है अभी, तो 3 लाख रुपए उन्होंने लेने के लिए शेयर्स इशू कर दिए। अगला पॉइंट आता है एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इशू तो कर दिए, लेकिन अब लोग खरीदें ना खरीदें तो कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो अब इशूड कैपिटल में से कितना लोगों ने शेयर्स, कितने रुपए के शेयर्स खरीद लिए, उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा करते हैं। कि जितने की एप्लीकेशंस प्राप्त हो गई, जितने आवेदन प्राप्त हो गए पब्लिक से, और उनको शेयर्स वो अलॉट कर दिए जाएंगे। तो व्हेन द शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन आर होली सब्सक्राइब्ड, तो ये इशूड कैपिटल के बराबर हो जाएगी कि अगर पूरे के पूरे जितने शेयर इशू करे उतने ही सब्सक्राइब्ड हो गए, उतने ही पैसा आ गया, तो सब्सक्राइब्ड और इशूड बराबर हो जाएंगे। दूसरा है कॉल्ड अप कैपिटल। अब क्या होता है कि जब हमने इशू कर दिए तो हम कुछ पैसा अलॉट तो शेयर कर दिए, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने भी पूरा पैसा ना दिया हो, कम दिया हो, तो हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा ले लेते हैं। तो अगर इंस्टॉलमेंट्स में जितना हमने मांगा है, जैसे कि एक शेयर 10 रुपये का है, अभी हमने 6 रुपये मांगे हैं या 7 रुपये मांगे हैं या 5 रुपये ही मांगे हैं, तो जितने मांगे हैं वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाई जाती है। और जो अभी कॉल नहीं करी गई है वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाई जाएगी। अब कॉल्ड अप कैपिटल में से जितने लोगों ने पे कर दिए वो पेड अप कैपिटल बन जाएगी।
देखिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, अ कंपनी हैज़ कॉल्ड अप ₹15 लाख, 15 लाख उन्होंने कॉल करे, लेकिन एक्चुअली में 14,90,000 रिसीव हुए, तो ये 14,90,000 ही पेड अप कैपिटल मानी जाएगी। द अमाउंट नॉट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मे बी नोन एज कॉल्स इन एरियर, जो पेमेंट नहीं करा गया उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो इसमें 10,000 रुपये जो बच गए वो कॉल्स इन एरियर माने जाएंगे। और अगर इन केस देयर आर नो कॉल्स इन एरियर्स द पेड अप कैपिटल विल बी द सेम एज कॉल्ड अप कैपिटल। अगर कोई कॉल नहीं है, मतलब कोई एरियर नहीं है, तो वो सारा का सारा पेड अप कैपिटल ही कॉल्ड अप कैपिटल बन जाएगी। एक एग्जांपल देखिए हमने यहाँ भी ले रखा है। मान लीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल है कि 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 रुपये के हिसाब से, 10 लाख रुपए टोटल हो गई ऑथराइज्ड, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन है। इसमें से इन्होंने अभी ज़रूरत कम की है, तो इन्होंने 80,000 के शेयर्स इशू करे 10 रुपये वाले, तो 8 लाख रुपए के लिए इशू कर दिए। लेकिन पब्लिक ने, आम जनता ने सब नहीं खरीदे, तो केवल 60,000 शेयर ही बिक पाए के लिए ही आवेदन आ पाया, तो 60,000 10 रुपये के हिसाब से हो गए 6 लाख रुपए, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। फिर अभी 60,000 रुपये के लोग 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, लेकिन अभी लोगों से हमने केवल, कंपनी ने अभी केवल 6 रुपये, 10 रुपये का शेयर है तो अभी 6 रुपये ही मांगे हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि 60,000 शेयर 6 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 3,60,000 से, मतलब 60,000 को गुणा कर लिया 6 से, तो 3,60,000 रुपये कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। और लोगों ने पूरे के पूरे 6 रुपये दे दिए, तो 3,60,000 रुपये हो गई। अब इसमें देखिए 10 रुपये का शेयर था लेकिन 6 ही कॉल करे हैं, तो जो 4 रुपये बच गए वो अनकॉल्ड कैपिटल बन जाएगी। और जितने पेडअप थे वही सब कुछ पूरा, जितना कॉल करी उतने पेडअप हो गए, तो कॉल्ड अप और पेडअप दोनों बराबर हो जाएंगे। और 4 रुपये रह गए हैं 60,000 शेयर पे, क्योंकि अभी तो 60,000 लोगों ने ही आवेदन करा था 60,000 शेयर्स के लिए, तो 4 रुपये के हिसाब से 2,40,000 रुपये अभी अनकॉल्ड कैपिटल रह गई। तो इस तरह से हम ये अपनी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट या क्लासीफाई करते हैं। आगे देखते हैं, एक होती है रिजर्व कैपिटल। ये भी समझने की बात है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। ये क्या होती है कि इट इज़ डेट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। यानी कि जो हमारा अनकॉल्ड रह गया, जैसे 4 रुपये रह गए थे, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमने ऐसे कर लिया, मान लीजिए 2 रुपये मान लीजिए, 1 रुपये के हिसाब से मान लीजिए, कि वो हमने अलग रोक कर रख लिया कि जब कंपनी बंद होगी, कभी अगर कुछ सालों में या 10 साल 20 साल 50 साल कभी अगर कंपनी बंद होती है, तो उस पैसे को ज़रूरत पड़ने पर हम तब मंगा सकते हैं, तब कॉल कर सकते हैं, तो उसे हम रिज़र्व कैपिटल कहा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि कंपनी अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और कितना अनकॉल्ड कैपिटल रखनी है वो कॉल करेगी बाद में, कब, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन जब कंपनी बंद हो रही हो, या फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि वाइंडिंग अप के दौरान ही ये कैपिटल कॉल करी जाएगी, वरना नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पे आगे और लिखा है, द कंपनी कैन नॉट डिमांड द पेमेंट ऑफ मनी ऑन द शेयर्स टू दैट एक्सटेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जब तक कंपनी चल रही है तब तक हम उस पैसे को डिमांड नहीं करेंगे। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तभी रिजर्व कैपिटल बनेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कंपनी के मेंबर्स बैठेंगे, मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी, उसमें 3/4 यानी कि 75% शेयर होल्डर्स जो बैठे हैं, अंशधारक जो बैठे हैं, वो 75% सहमति देंगे, तभी रिजर्व कैपिटल बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और जब एक बार रिजर्व कैपिटल बन गई तो फिर अब उसको चेंज नहीं करा जाएगा, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा कि भाई इसको हम कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा कन्वर्ट नहीं होगी। और ये रिज़र्व कैपिटल कहीं चार्ज में, कहीं सिक्योरिटी में भी नहीं रखी जाएगी, और इसके बदले इट कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू ऑर्डिनरी कैपिटल में भी कन्वर्ट नहीं करी जाएगी बिना कोर्ट के आदेश के। इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कभी कंपनी कैपिटल को कम भी कर रही है तो भी ये कैंसिल नहीं होंगे। यानी कि रिजर्व कैपिटल एक बार बन गई तो वो बनी रहेगी जब तक अगर कोई कोर्ट का आदेश नहीं आता है तो रिजर्व कैपिटल जो होता है, एक चीज़ होती है कैपिटल रिजर्व, उससे थोड़ा अलग है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व कंप्राइजेज ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे कंपनी को प्रॉफिट होते हैं ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कुछ फिक्स्ड एसेट्स बेचे उस पर प्रॉफिट हुआ, या कुछ हमने जब्त कर लिए थे शेयर्स, उनको दोबारा रीइशू करा, उस पर हमें प्रॉफिट हुआ, या कंपनी के बनने से पहले के कुछ प्रॉफिट हमारे थे। तो ये सब चीज़ें जो प्रॉफिट्स होते हैं कैपिटल रिजर्व में कर दिए जाते हैं। तो कैपिटल रिजर्व अलग चीज़ हो गई, रिजर्व कैपिटल अलग चीज़ हो गई। ऐसी रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व फंड।
एक रिजर्व फंड अलग होता है, ये हमारा प्रॉफिट्स होते हैं जो हमने अभी अपने अंशधारकों को नहीं बांटे हैं, कंपनी के पास रखे हुए हैं, और कंपनी को ज़रूरत पड़ने पर उन पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसे हम रिज़र्व फंड कहते हैं कि एक रिज़र्व बना के रख लिया प्रॉफिट का, कि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई समस्या आ जाए कंपनी को, तो वो उस पैसे को उस समय यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये रिज़र्व कैपिटल, कैपिटल रिज़र्व, रिज़र्व या रिज़र्व फंड का में अंतर समझ गए होंगे। अब हम देखिए शेयर कैपिटल की टाइप्स की बात करते हैं। जो शेयर कैपिटल होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है और एक इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। दो तरीके के शेयर्स माने जाते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स। दोनों में अंतर भी देखेंगे अभी हम, पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता, कि हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको मिलते हैं, कुछ अलग फालतू वरीयता इनको दी जाती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। तो क्या वरीयता मिलती है? जैसे जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने अंशधारकों को, जो कंपनी के मालिक कहलाए जाते हैं, जितने हिस्से के उन्होंने शेयर्स खरीदे उतने हिस्से के वो मालिक बन जाते हैं। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है वो अपने अंशधारियों को बांट दिया जाता है। तो जो ये पैसा बटेगा, प्रॉफिट बटेगा, तो यहाँ पे ये वरीयता वाले जो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पहले डिविडेंड, जिसे हम प्रॉफिट बांटेंगे उसे हम डिविडेंड कहते हैं, तो डिविडेंड पहले उनको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और वो फिक्स्ड रेट पे होगा कि भाई 10% जो भी शेयर्स खरीदे हैं उसके 10% या 5%, जैसे भी प्रॉफिट होता है उस हिसाब से उन्हें पहले बांटा जाएगा, जो भी फिक्स है, ये फिक्स रेट है। और अगर कंपनी बंद होती है तो जो पैसा वापस करा जाएगा तो सबसे पहले इन शेयर धारकों को ही पैसा वापस करा जाएगा। किनको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, कि प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास हैं उनको पहले प्रॉफिट बटेगा, जो डिविडेंड का रेट है उनका फिक्स रेट है, और दूसरा जब कंपनी बंद हो रही होगी तो सबसे पहले उनका पैसा वापस करा जाएगा। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है इनको। और दूसरे हमारे इक्विटी शेयर होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो प्रेफरेंस नहीं है वो एक तरीके से मान लिया जाएगा कि वो इक्विटी शेयर्स हैं। अभी हम डिटेल में इनको और देखेंगे। देखिए पहले इक्विटी की बात करते हैं। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ये ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं कंपनी के, और द होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि वो असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर्स ही माने जाते हैं। और ये क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम इज द पोर्शन ऑफ देयर ओनरशिप इन द कंपनी, यानी कि जिसने शेयर्स ले रखे हैं, जितने लाख रुपए के शेयर हैं, उतने हिस्से के उसी अनुपात में वो कंपनी के मालिकाना हक उनका हो जाता है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ अलग से कुछ बेनिफिट हैं, जैसे प्रेफरेंस वालों को बेनिफिट थे, ऐसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट है, क्योंकि वो असली मालिक माने जाते हैं तो उनको वोटिंग करने का अधिकार है। कोई प्रस्ताव पारित करना है, कोई डिसीजन लेना है तो उसमें वोट करना है, तो वोटिंग का अधिकार शेयर होल्डर्स को ही है। वो डायरेक्टर्स को रख सकते हैं, डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं। ऐसे ऑडिटर्स जो होते हैं, अंकेक्षण जो होते हैं ना, कि जो ऑडिटर्स होते हैं जिनको जो अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं, तो उनको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। इसके बाद जो कंपनी का प्रॉफिट्स होता है उनका अधिकार है कि उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। ज़्यादा प्रॉफिट पे ज़्यादा मिल जाएगा, कम प्रॉफिट होगा कम होगा, नहीं भी हो रहा तो नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारा का प्रॉफिट उन्हें पूरा का पूरा दे देंगे, लेकिन कुछ पेमेंट जैसे खर्चे करने के बाद, अपने दायित्व चुकाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसमें से जो भी डिसाइड होता है जनरल मीटिंग में, उतना डिविडेंड अंशधारियों को बांट दिया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनको प्रायोरिटी मिलती है कि उनको डिविडेंड पहले मिलेगा फिक्स्ड रेट पर, और जब कंपनी बंद होगी तो उन्हें उनका कैपिटल, उनके पैसे पहले वापस करे जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर्स की तरह ही, ओनर्स भी थोड़े बहुत माने जाते हैं, लेकिन जनरली उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वोट करने का अधिकार नहीं है। केवल वोट वो उन्हीं पॉइंट्स पे करेंगे जिन पे उनके अधिकार अफेक्ट हो रहे हों, जो उनके राइट्स अटक रहे हों, कहीं अफेक्ट हो रहे हों, तभी वो, जैसे कंपनी बंद हो रही है या कोई कैपिटल कम हो रही है, मान लीजिए जहाँ पे उनके अधिकार पे बात आ रही है, तभी वहाँ पर ही उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार है। वरना जनरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी की, जो जनरल रनिंग ऑफ द बिजनेस है, उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनमें कुछ वैरायटी होती हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है क्यूमुलेटिव होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों हम समझ लेते हैं। यहाँ पे तो मैटर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इनको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, जैसे कि 5% प्रॉफिट का मिलेगा, जैसे जिनके शेयर जितने के हैं उन पर 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, जो भी डिसाइड हो गया फिक्स्ड है वो उनको मिलेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कंपनी को लाभ नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ,
तो उस साल वो कहाँ से देंगे पैसे, डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, प्रॉफिट्स को नहीं बांट पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जब अगले साल अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो पिछला भी और अगला भी दोनों मिला के दे दी जाएंगे, यानी उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव, यानी कि इकट्ठा होता रहेगा। अगर हमने 3 साल तक प्रॉफिट नहीं बांटा तो चौथे साल में प्रॉफिट हुआ तो वो सारा चौथे पाँचवें जब भी प्रॉफिट हो, हम सारा प्रॉफिट जो पीछे का रह गया है उसको भी हम उनको बांट देंगे, कंपनी उनको दे देगी। तो ऐसे वाले शेयर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर जहाँ पर ये अधिकार नहीं है कि भाई जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तो आपका फिक्स्ड रेट पर हम दे देंगे कि भाई 3 साल बाद प्रॉफिट हुआ तो 3 साल का हम कुछ नहीं देंगे, चौथे साल में प्रॉफिट हो तो चौथे साल ही देंगे, उससे पहले हम नहीं देंगे। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाए जाते हैं। दूसरे तरीके के होते हैं रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कि कुछ टाइम के बाद जो ये शेयर्स हैं ये वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक लोन की तरह मान लेते हैं हम इनको कभी कभी, तो ये लोन की तरह मान लिए गए कि 10 साल के लिए इशू कर दिए हमने और 10 साल जब पूरे हो जाएंगे तो इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो उन्हें कहेंगे हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनको वापस नहीं करना है वो कहलाए जाते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अब आजकल जो हमारा कानून है, कंपनी का कानून है, कंपनीज एक्ट 19 जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें कहा गया है कि आप नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, वो भी 10 साल तक के लिए, 10 साल से ज़्यादा के इशू नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम टेन्योर जो है, मैक्सिमम टाइम जो है प्रेफरेंस शेयर्स का वो 10 वर्ष रखा गया है, यानी कि 10 वर्ष बाद आपको उनके पैसे प्रेफरेंस शेयर्स के वापस करने पड़ेंगे। तीसरा होता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि कन्वर्ट शेयर्स जो हैं ये आप कुछ टाइम बाद अगर चाहें तो आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनी चाहे तो कन्वर्ट कर सकती है ना इक्विटी शेयर्स में, तो उन्हें हम कन्वर्टेबल कहेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स में, तो वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो जाते हैं। चौथा है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे हमने इनका जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट बटेगा वो फिक्स्ड है कि 5% जितना भी शेयर पैसे लगाए उन्होंने उस पर 5% उनको मिलेगा। अब 5% मिल गया, फिर हम जो बचता है प्रॉफिट जो उसे किसे बांटेंगे, इक्विटी शेयर्स जो अलग टाइप के थे उन्हें इक्विटी शेयर्स को मिलेगा, जो असली मालिक माने जाते हैं, जो असली जिनका मालिकाना हक है तो उनको बटेगा। लेकिन फिर भी अगर बाद में प्रॉफिट एक्स्ट्रा बच जाए तो कुछ हिस्सा हम फिर दोबारा से इनको प्रेफरेंस शेयर वालों को कुछ एक्स्ट्रा हम प्रॉफिट बांट सकते हैं, ये उनके में टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है। तो इस तरह का अगर कुछ कंडीशंस हैं कि हम बचा हुआ प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत और दे सकते हैं, अगर सरप्लस बच रहा है तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रॉफिट्स में सरप्लस जो हो रहा है उसमें उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि उनको कुछ हिस्सा मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा प्रॉफिट का टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है बांटने की, तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाए जाते हैं। तो ये देखिए कितने तरीके के हो गए, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव हो गए, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल हो गए, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल हो गए, और एक ये पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। तो ये 8 तरीके के हो गए जो हमने 4 पॉइंट में डबल ले लिए हैं। तो 8 तरीके के ये प्रेफरेंस शेयर्स कहलाए जाते हैं, टाइप्स माने जाते हैं। अब हम देखिए इक्विटी और प्रेफरेंस में दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इक्विटी शेयर जो होते हैं ये रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, एक तरह से मालिकाना हक होता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो उनका प्रेफरेंशियल राइट होता है, केवल डिविडेंड और कैपिटल वापसी के लिए उनको वरीयता दी जाती है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा डिविडेंड पे आउट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिविडेंड्स उन्हें मिलते हैं आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज़ हैव बीन पेड ऑफ, जैसे हमारे सारे खर्चे निमट गए, कुछ दायित्व हैं वो भी चुका दिए, फिर अगर प्रॉफिट बचता है तब वो हम लाभांश जिसे कहते हैं कि वो हम अपने शेयर होल्डर्स को बांटेंगे, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, वहाँ पे वो पहले प्रायोरिटी मिलेगी इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में, पहले इनको प्रिप दिया जाएगा, जो भी इनका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है पहले इनको डिविडेंड दे दिया जाएगा। डिविडेंड मतलब हिंदी में हम लाभांश कहते हैं इसको। तीसरा है रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स में देखिए रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, और नहीं भी प्रॉफिट है तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, वो बार बार नहीं बदलता है। बोनस शेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है या कुछ
अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करना चाह रही है कि हम प्रॉफिट वैसा ना डिविडेंड ना देकर हम उसके बदले उन्हें शेयर्स देते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को वो कैपिटलाइज कर रही है, तो बोनस शेयर्स, फ्री में शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। तो वो उन्हीं को मिलेंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको बोनस शेयर्स नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं, कैपिटल रिपेमेंट की बात आती है। इक्विटी शेयर्स को जब अगर कंपनी बंद हो रही है तो सबसे लास्ट में कैपिटल वापस करी जाएगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स वालों से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल वापस करी जाएगी अगर कंपनी बंद करने की बात हो रही है तो। वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो शेयर्स कम विद वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर्स वाले वोटिंग करते हैं, मीटिंग्स होती हैं तो वोट करते हैं कि कौन सा डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऐसा वोटिंग अधिकार नहीं होता है। अगर उनके अधिकार पे कोई इफेक्ट हो रहा है तभी वो वोटिंग करते हैं, वरना उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। रोल इन मैनेजमेंट की बात अगर हम करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि असली मालिक माने जाते हैं, तो वो कंपनी के मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, या जो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बनते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई मैनेजमेंट का अधिकार, उनको प्रबंधकीय अधिकार नहीं प्राप्त है। रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर्स को हम वापस नहीं करते हैं। अगर कंपनी नॉर्मल चलती रहेगी तो हम अपने शेयर्स को वापस नहीं करेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि हम 10 वर्ष तक के लिए इशू करेंगे, 10 वर्ष बाद प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स में हम पैसा वापस नहीं कर सकते। लेकिन अब कुछ प्रोविज़न बना दिए हैं जिसमें हम अपने बाई बैक कर सकते हैं अपने शेयर्स को, लेकिन जनरली हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स ही रहेंगे, वो कहीं कन्वर्ट तो होंगे नहीं, कहीं चेंज नहीं होंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि इन शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट बदल सकते हैं। एरियर्स ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं कि जैसे कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस वर्ष कंपनी को लाभांश यानी कि डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो पीछे का एरियर का कोई मतलब नहीं है, जिस वर्ष नहीं हुआ तो उस साल नहीं मिला। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो अगर पीछे का डिविडेंड नहीं दे पाए हैं कंपनी, तो अगर आगे ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो पिछला वाला भी साथ में जोड़कर अगले वर्ष प्रॉफिट में से वो डिविडेंड दे दिया जाएगा। कैपिटलाइजेशन का पॉइंट देखते हैं। देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कभी कभी ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसा ज़्यादा हो गया, कैपिटल ज़्यादा रखी है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसे कोई चांस ओवर कैपिटलाइजेशन के नहीं होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तभी प्रेफरेंस शेयर इशू करे जाते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स तो ऑर्डिनरी स्टॉक, ऑर्डिनरी शेयर्स ही माने जाते हैं, उसमें कोई टाइप नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो मैंने जब भी बताया, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाइनेंसिंग टर्म। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो लंबे समय के लिए इशू करे जाते हैं कि कंपनी जब बंद होगी तभी वापस होंगे, जनरली वापस नहीं होंगे। और कंपनी 1000 साल चल रही है तो वो शेयर ऐसे ही चलते रहेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मैंडेट टू इशू, जब कंपनीज़ हैं तो उनके पास शेयर कैपिटल उन्हें इशू करने ही है, इक्विटी शेयर इशू करने हैं, कंपलसरी है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की ज़रूरत नहीं है, जब कंपनी को ज़रूरत लगेगी, महसूस होगी ज़रूरत, तभी वो प्रेफरेंस शेयर इशू करे जाएंगे, वरना नहीं करे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेशन की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स हैव अ लोअर डिनोमिनेशन। एक 10 रुपये का शेयर भी हो सकता है, 2 रुपये का भी शेयर हो सकता है, तो लोअर अमाउंट का भी हो सकता है। अब अगर हम प्रेफरेंस शेयर को कंपेयर करें तो प्रेफरेंस शेयर की कीमत इक्विटी शेयर से ज़्यादा होगी, 10 रुपये का होगा या 100 रुपये का होगा, लेकिन इक्विटी शेयर 2-2 रुपये, 1 रुपये का भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इट इज़ सुटेबल फॉर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर। जो रिस्क ले सकते हैं वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो प्रेफरेंस शेयर्स में इशू करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंस हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। अब हम आगे देखेंगे कि हम अपने शेयर्स को जब इशू करेंगे तो कैसे इशू करेंगे, कैसे क्या क्या जर्नल एंट्रीज हम बनाते हैं, फाइनेंशियल नेचर की बातें हम करेंगे। अब आप इतना तो समझ गए हैं, तो वो थोड़ा अब आसान हो जाएगा कि हम अपने जर्नल एंट्रीज हम किस तरह से बनाएंगे अगर हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। नई बात हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पर पहले, जर्नल एंट्रीज करने से पहले, कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है वो सबसे पहले मान लीजिए 10,000 शेयर इशू उसे करने हैं,
ठीक है, 10,000 शेयर इशू करने हैं उसको, और एक शेयर है उनका 10 रुपये का, 10 ईच, तो यानी कि 1,00,000 रुपये की पूंजी इनके पास हो जाएगी। लेकिन 10 रुपये वो एक बार में जनरली नहीं करते हैं। जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि अभी लोग अप्लाई करेंगे, भाई एडवर्टीज़मेंट निकलेगा अखबार में, तो एप्लीकेशन पर कह देंगे कि भाई चलिए एप्लीकेशन पे आप 2 रुपये दे दीजिए, ठीक है। फिर हम जब एप्लीकेशन हो जाएंगी तो जिन जिन को हम शेयर्स बांटेंगे उसे अलॉटमेंट करेंगे, आवंटन करेंगे, तो अलॉटमेंट पर कह दिया भाई कि आप 3 रुपये दे दीजिएगा, ठीक है, तो अलॉटमेंट पे 3 रुपये ले लेंगे। फिर आगे कभी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कह देंगे कि भाई हम कॉल करेगी वो कंपनी, तो उसे हम फर्स्ट कॉल कह देते हैं। फर्स्ट कॉल पे वो कह देंगे चलिए आप हमें 2.5 रुपये दे दीजिए, तो ये फर्स्ट कॉल पे पैसे ले लेंगे। फिर कभी कंपनी को 6 महीने साल भर जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सेकंड कॉल करेंगे, तो बोले 2.5 रुपये आप और दे दीजिए, तो देखेंगे आप टोटल मिला के 10 रुपये ही आ गए, पूरे के पूरे 10 रुपीज़ हो गए, तो 10 रुपये पूरे आ गए। तो इस तरह से हमें अपने एंट्रीज़ बनानी है कि एप्लीकेशन पे कुछ रुपये रहेंगे, अलॉटमेंट पे कुछ रुपये रहेंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे रुपये रहेंगे। तो एक बार में सारा पैसा ना लेकर कंपनी थोड़े थोड़े ज़रूरत के हिसाब से पैसा इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे एंट्रीज़ बनाई जाएंगी। अब हम जनरल एंट्रीज़ प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। थ्योरी समझ गए हैं, अब हम जनरल एंट्रीज़ देखते हैं। तो जनरल एंट्रीज़ पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनरल एंट्रीज़ हमारी बनती हैं, वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, जब जनरल एंट्रीज़ बनेंगी तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा। जब लोग अप्लाई करेंगे, आम जनता जो है वो एप्लीकेशन देगी कि हमें शेयर्स चाहिए, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक में कंपनी को प्राप्त हो जाएंगे पैसे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगी। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि जो भी पैसा आता है वो कंपनी का निवेश बन जाता है, कैपिटल बन जाती है। इसलिए अगली एंट्री बनेगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि एप्लीकेशन का मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जब एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब हम उनको लोगों को शेयर्स अलॉट करेंगे कि भाई आपको इतने इतने शेयर्स अलॉट हैं। हो सकता है किसी ने ज़्यादा अप्लाई करो हो तो उसे कम देना हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं तो कंपनी के मान लो 1000 शेयर अप्लाई कर 1000 शेयर अलॉट मतलब करने हैं, इशू करे 1000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने 5000 अप्लाई कर दिए, तो 5 तो दे नहीं पाएंगे, हम तो 1000 ही देंगे। तो फिर अब हम उन्हें अलॉट करेंगे, जितने भी शेयर्स उन्हें अलॉट करेंगे तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे कि भाई आपको इतना अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा देना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल में चला गया। अब तो हमने ड्यू कर दिया कि भाई आपको इतना पैसा देना है। अब लोगों ने पैसा दे दिया, आम जनता ने जो पैसा दिया उसे हम बैंक में हमारे चला जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास इतना पैसा आया। बीच में ये नरेशन लिख देते हैं जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा कि बैंक, इसके बारे में बताया जाता है कि एंट्री किससे संबंधित है, किस पॉइंट से रिलेटेड ये एंट्री बन रही है। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है चौथी एंट्री, तो इसमें हमने लिख दिया बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यानी कि शेयर अलॉटमेंट मनी प्राप्त हुआ ऑन डैश मनी, जितने भी शेयर्स हैं एट द रेट रुपीज़ 2 रुपये 3 रुपये प्रति शेयर, जो भी रेट होगा वो लिख दिया जाएगा। तो अब अलॉटमेंट हो गया। अब हमें कंपनी को फिर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अब आगे की कॉल करेगी। आगे की कॉल करेगी तो 5वीं एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि पहली कॉल उन्होंने ड्यू करी कि भाई अब अंशधारी जो हैं शेयर होल्डर हैं कि भाई आप कुछ पैसे और दे दीजिए कंपनी को, तो वो ड्यू कर दिया। अब जितना भी बैंक में प्राप्त होंगे वो बैंक में एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि पहली कॉल करी है तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया जाता है। इसी तरह से फिर आगे कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी कुछ महीने बाद या साल में बाद, तो फिर सेकंड कॉल के लिए हम एंड ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल करेगी कंपनी की भाई और जो रह गए पैसे वो दे दीजिए, तो शेयर सेकंड कॉल या लास्ट कॉल भी हो सकती है, तो हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख देते हैं कि भाई लास्ट कॉल है टू शेयर कैपिटल में वो पैसा चला जाएगा और फिर बैंक से हमें वो पैसा प्राप्त हो जाएगा लास्ट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। जब हम न्यूमेरिकल या एंट्रीज बनाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, तब आपको थोड़ा और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, जब शेयर इशू करती है तो कंपनी के खर्चे भी होते हैं। कंपनी से संबंधित, कंपनी बन रही है उससे पहले भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने पड़ते हैं। फिर जब शेयर इशू करते हैं तो भी खर्चे होते हैं, एडवर्टीज़मेंट अखबारों में करना पड़ता है, टीवी पर एडवर्टीज़मेंट देना पड़ता है, वेबसाइट्स पर एडवर्टीज़मेंट देना पड़ता है, एप्लीकेशंस मनी बनती हैं, फिर एजेंट्स बनाए जाते हैं, इशू
मतलब बहुत सारे लीड मैनेजर्स होते हैं, इशू मैनेजर्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट कर जाते हैं। तो इशू जब शेयर इशू करते हैं तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले तो हम वो खर्चे देख रहे हैं जो कंपनी के बनने से पहले के खर्चे हैं, कंपनी के बनते वक्त, तो उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा करते हैं टू बैंक। बैंक से हमारा पैसे चले जाएंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्चों को हम डेबिट कर देते हैं। और अब ये एक्सपेंसेस जो हैं शेयर के इशू के एक्सपेंसेस होंगे, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया जाएगा कि भाई इशू एक्सपेंसेस हो रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं तो खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी बैंक से पेमेंट कर दिया जाएगा। जो पैसा चला जाता है बैंक में कम हो जाते हैं तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। और जो जैसे आपने अभी पढ़ा, देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट था, शेयर अलॉटमेंट है, शेयर कॉल है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, ये सब पर्सनल अकाउंट्स कहलाए जाते हैं। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पहली वीडियो में आपने देखा होगा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स वाले हैं ये अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमने जैसे फर्स्ट कॉल करी, सेकंड कॉल करी, तो पैसा तो आ गया, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि 1-2 शेयर या कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं, अंशधारक ऐसे होते हैं जो वो पैसा ना दे पाएँ। कोई भी कारण हो सकता है कि वो आगे निवेश नहीं करना चाहते हैं, या किसी की डेथ हो जाती है, भाई उसे पता ही नहीं चला कि तो कैसे करेगा, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हो जाती हैं। कोई देश छोड़ के ही चला गया, कहीं बाहर रहने लग गए, तो मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है कि यानी कि जो अलॉटमेंट करा हमने, अलॉटमेंट ड्यू करा या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो भी ड्यू करा, वो पैसा हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो देखिए अलॉटमेंट पे या कॉल पे जब भी पैसा नहीं मिला तो हम एंट्री बनाएंगे, देखिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, अगर अलॉटमेंट पे नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे, अगर या फिर फर्स्ट सेकंड कॉल पे मिला तो टू शेयर सेकंड कॉल या टू शेयर फर्स्ट कॉल, कुछ जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। और फिर जब कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो लोग नहीं दे पाए हों, लेकिन कुछ टाइम बाद दे देते हैं, 2 महीने, 1 महीने, 2-4 महीने बाद दे देते हैं, तो फिर अगर बाद में दे रहे हैं तो एंट्री देखिए बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। जो कॉल्स इन एरियर पहले डेबिट करा था वो हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन कंपनी कभी कभी क्या करती हैं कि जो इंटरेस्ट भी ले लेती हैं, कि कॉल्स अगर लेट पे कर रहे हैं आप, कि भाई करना था जनवरी में पे, करा आपने अप्रैल में पे, तो 2-3 महीने का जो ब्याज जाएगा वो इंटरेस्ट कंपनी ले लेती हैं, तो उसे हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। और ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्लोज हो जाएगा जब कॉल्स इन एरियर का पैसा मिल जाएगा। तो और जब कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में लिखी जाएगी तो कॉल्स इन एरियर अगर नहीं मिले हैं तो उनको माइनस करके पेड अप कैपिटल मानी जाती है। तो ये तो कॉल्स इन एरियर की बात हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल्स इन लोग फालतू पैसा दे देते हैं, कि भाई मांगे हैं अलॉटमेंट के टाइम की या फर्स्ट कॉल के, उन्होंने सेकंड कॉल का भी सारा पैसा अभी तक दे, बोले भाई एक बार ले लीजिए, बार बार झंझट नहीं, तो उन्होंने एक बार में पैसा दे दिया। तो कॉल्स इन एडवांस अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब मान लो किसी ने, हमने अलॉटमेंट पे मांगे अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन उन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल का भी पहले दे दिया, तो जब फर्स्ट और सेकंड कॉल होगी उस समय तो नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि वो तो अभी मिल गया पहले ही, तो बाद में हम उसे एडजस्ट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, और अगर सेकंड कॉल का भी दिया है तो टू शेयर सेकंड कॉल हो जाएगी। तो ये एंट्री हम बनाएंगे। फिर जैसे कंपनी कॉल्स इन एरियर में जो लोग लेट पेमेंट करते थे उनसे ब्याज लेती थी, ऐसे ही यहाँ पर ब्याज उल्टा आप देगी कि भाई लोगों ने ज़्यादा पैसे दे दिए, पहले ही दे दिए, तो 2-4 महीने पहले दे दिए, तो उनको ब्याज चुकाएगी वो। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जिस पेमेंट डेट वही रहेगी कि जिस दिन उसको देना था, और जब उसे हम एडजस्ट करते हैं उतने टाइम के बीच का ब्याज उनको दे दिया जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं कि जब शेयर इशू करते हैं तो कंपनी की अगर गुडविल बहुत बढ़िया होती है, कि भाई अगर कर रहे हैं 1000 इशू और लोगों ने अप्लाई कर दिया लाखों शेयर्स के लिए, तो इसका मतलब कंपनी की अच्छी गुडविल है। जब कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो वो शेयर प्रीमियम पे इशू करती है। प्रीमियम का मतलब कि अगर 10 रुपये का शेयर है तो वो करेगी भाई हम तो 10 की जगह, हम तो लोगों से शेयर 10 का ही माना जाएगा, लेकिन हम तो 10 रुपये के बदले 50 रुपये लेंगे, 10 एक शेयर के बदले, जबकि शेयर 10 रुपये का है। लेकिन गुडविल कंपनी की अच्छी है तो वो कहेगी कि भाई डिमांड ज़्यादा है, तो आप तो जानते हैं डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, तो प्राइस बढ़ जाएंगे कि भाई 10 रुपये की चीज़ हम तो, ये 10 रुपये वाला शेयर हम तो 1000 रुपये का देंगे, 500 रुपये का देंगे या 80 रुपये का देंगे, कोई भी हो सकता है। आजकल आप देखें तो 200-400 रुपये तक का प्रीमियम रहता है, तो वो हम प्रीमियम उसे कहते हैं कि फालतू पे दे रहे हैं, कि 10 रुपये के शेयर से ज़्यादा मांग रहे हैं। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा जाए कि भाई अगर प्रीमियम 10 रुपये का शेयर वो अगर 50 रुपये में दे रहे हैं तो 40 रुपये फालतू हो गए प्रीमियम के, कहेंगे उसको, तो वो 40 रुपये हम कहाँ लें, तो हम ये मानते हैं कि वो अलॉटमेंट के टाइम पर 40 रुपये ले लिए जाते हैं। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बनती है, उसके साथ ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से प्रीमियम का पैसा लिख दिया जाता है, और फिर बाद में अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये प्रीमियम कहते हैं।
कुछ नहीं कहा जाएगा तो अलॉटमेंट में मान लेंगे। अगर फर्स्ट कॉल पे होगा तो शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या लिख देंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि कंपनी की अगर गुडविल अच्छी नहीं है, शेयर इशू कर रही है, तो वो कम पर भी इशू कर सकती है कि 10 रुपये का शेयर है तो लेकिन 10 की रहेगी तो 10 की वैल्यू, लेकिन हम 8 से 8 रुपये ही लेंगे जनरल पब्लिक से, तो डिस्काउंट भी हो सकता है। तो डिस्काउंट भी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो हम डिस्काउंट अब भी अलॉटमेंट पर ही मानेंगे। तो एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी, और फिर बाद में बैंक से पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यानी कि प्रीमियम तो ज़्यादा मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है तो वो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट में आ गया, डिस्काउंट डेबिट में जाता है क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस मान लिया जाता है एक तरीके से, भी नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो डेबिट में आ जाता है। तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट की बात हो गई। न्यूमेरिकल करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे अभी, इसके बाद तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, इशू एक्सपेंसेस हुए, शेयर इशू कर रहे हैं या प्रीमियम का पैसा है या सिर्फ ये डिस्काउंट हुआ, तो इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं अकाउंट से। तो इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें हम राइट ऑफ करते हैं, मतलब अकाउंट से हटाते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो वो बनी जो खर्चे हुए, शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए, बैंक से हमने पेमेंट कर दिया। फिर इनको ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए इशू एक्सपेंसेस के लिए पैसा कहाँ से अलग से आएगा, तो जो प्रीमियम पे अगर हमारे पास हैं तो प्रीमियम के पैसे से हम शेयर इशू एक्सपेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से पैसा निकालेंगे, उसको डेबिट करेंगे, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे, तो इशू एक्सपेंसेस का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जितना डेबिट हुआ उतना ही वो क्रेडिट हो गया नीचे। ऐसे ही जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स थे कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी नुकसान ही है, तो उसको भी हटा देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट में या प्रॉफिट में से निकाल सकते हैं, या हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पैसा है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो जो पहले हमने डिस्काउंट डेबिट करा था वो अब क्रेडिट हो गया और बात बराबर हो गई, डिस्काउंट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको राइट ऑफ ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की बेसिक एंट्रीज़ हैं जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अब आप समझ जाएंगे। अब हम जनरल एंट्रीज़ प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये एंट्रीज़ और क्लियर हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें जनरल एंट्रीज़ ही बनानी है। देखिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है जिनकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है, 10,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, लेकिन उसमें से उन्होंने केवल 4,000 अभी इशू करे हैं, 1 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, यानी कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपया, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हो गए, 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे हो गए 3 रुपये, और कह रहे हैं कि बाकी जो है फाइनल कॉल पे, यानी कि फाइनल कॉल यानी कि सेकंड कॉल कह लीजिए या फाइनल कॉल कह लीजिए, तो 3 2 5 और 6 रुपये हो गए, तो 4 रुपये हो जाएंगे आपके फाइनल कॉल पे, तो टोटल मिला के 10 रुपये हो जाएंगे। अब ये हमें एंट्रीज़ बनानी है इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए, और बैलेंस शीट में कैसे दिखाई जाएगी उसको वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अब आपके सामने से हट जाएगा। ठीक है, आप इसको पहले क्वेश्चन को हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, आप कॉपी कर लीजिए पहले, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन हटा रहा हूँ क्योंकि हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। तो एप्लीकेशन पे 1 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकंड कॉल पे 4 रुपये, टोटल मिला के 10 रुपये वो इस तरह से इशू करेंगे शेयर्स को। ठीक है, अब हम एंट्रीज बनाते हैं। देखिए एंट्रीज में क्या है कि देखिए फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, तो इसमें देखिए आप जनरल एंट्रीज़ हैं, ये कंपनी का नाम ए लिमिटेड था तो हम लिख देंगे जनरल एंट्रीज द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, पहली एंट्री अब हम पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट देखेंगे। एक ये डेबिट साइड का होता है ये एरिया और ये क्रेडिट साइड का होता है, ये लेजर फोलियो होता है कि अगर हम इसको लेजर में पोस्ट करेंगे तो कहाँ पे पेज नंबर होगा। ठीक है, अब हम देखिए सबसे पहले कंपनी ने 1 रुपये एप्लीकेशन पे मिले, तो हम पहली एंट्री हमारी देखिए क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। अगर इक्विटी शेयर है तो हम वर्ड यूज लिख देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर लिख दी जाएगी। तो इस तरह से ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में भी लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। तो हमने कितने शेयर्स इशू करे, 4,000, तो 4,000 गुणा 1 तो 4,000 रुपये आ गए आपके पास, यानी 4,000 थे शेयर्स, 1 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये आ गए, और ये लाइन हमने यहाँ पर बंद कर दी थी।
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पार्ट, अब ये एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इक्विटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इक्विटी को, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल में वो ट्रांसफ़र कर दी गई। तो यानी कि 4,000 रुपये जो आए ये कैपिटल में चले गए। ब्रैकेट लिख देंगे, ब्रैकेट में बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये लाइन बंद कर दी गई। सिंपल। देखिए एप्लीकेशन का काम पूरा हो गया। अब हम अलॉटमेंट करेंगे। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे कि भाई कितनों को अलॉटमेंट देना है और उनसे पैसे मांगे जाएंगे। यहाँ पर तो पहले पैसे आ गए, लेकिन अब जो आगे की प्रोसीजर होगा उसमें पहले हम ड्यू करेंगे कि भाई उनको दे कितना है और फिर उसके बाद पैसा प्राप्त होगा। तो तीसरी एंट्री बनेगी, अब हम शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट पे 2 रुपये हैं, तो यानी कि 8,000 रुपये हो जाएंगे। 4,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया जाता है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4,000 शेयर्स, लिख सकते हैं आप आगे, ऑन 4,000 शेयर्स एट द रेट, पूरा लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, 4,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर, और लाइन हो गई हमारी बंद। तो 4,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 8,000 हो गए। अब हमें ये पैसा प्राप्त हो जाएगा। जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तो बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से कंपनी को पैसा प्राप्त हो गया। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू हो, नहीं रिसीव्ड हो गया, और लाइन हो गई बंद। तो ये 8,000 रुपये जो थे, ये 8,000 के 8,000 रुपये आपको प्राप्त हो गए। अब हम 5वीं एंट्री बनाएंगे। अब वो फर्स्ट कॉल कर रहे हैं 3 रुपये की, अब फर्स्ट कॉल की ड्यू करेंगे पहले, तो फिर वो ऐसे ही बन जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये 3 रुपये से कर रहे हैं, तो 4,000 इंटू 3 12,000 रुपये हो जाएंगे। लिख सकते हैं आप बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पूरा भी लिख सकते हैं, ऑन 4,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 लिख सकते हैं आप। छठा पॉइंट, अब ये प्राप्त हो जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये प्राप्त हो गई, ये 12,000 रुपये अब हमें प्राप्त हो गए, ये इस लाइन में और ये नीचे वाली लाइन में 12,000। अब 7वां पॉइंट, अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे 4 रुपये से, तो फिर वैसी एंट्री बन जाएगी जैसे ये शेयर फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट और कॉल की जगह पर सेकंड लिखना है, बाकी दोनों एंट्री सेम रहेंगी। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल भी कह सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिख दी जाएगी बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी हमने ड्यू कर दी कि इतने रुपए पानी है, 4 रुपये, 4 रुपये के हिसाब से 4 चौक 16,000 रुपये। ये एंट्री बंद हो गई। 8 पॉइंट, ये बैंक से प्राप्त हो जाएंगे हमें पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ये प्राप्त हो गए हमें 16,000 रुपये, और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हमें प्राप्त हो गए पैसे और लाइन बंद हो गई। ये हमारी 8 एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब अगर आप चाहें तो बैलेंस शीट में भी इसको दिखाया जा सकता है। बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, वहाँ पे आप जैसे हमारी बैलेंस शीट अगर बना रहे हों, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ वैसे आपको, बैलेंस शीट जब बनती है तो वहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं। तो वहाँ पर ये इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से आपके पैसे आ जाएंगे। देखिए इनका देखेंगे आप कितने रुपए आने हैं, 16 ये आए, 12 आए, 8 आए और 4 आए, यानी कि 40,000 रुपये आपके पास आए। तो 40,000 रुपये आपके पास ये रुपए प्राप्त हो गए। और एसेट साइड जो होती है हमारी बैलेंस शीट में, जो एसेट साइड होती है वहाँ पे हमें बैंक से में कैश आ गया, कैश इक्विवेलेंट लिख देते हैं, या वही लिख देता हूँ मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसमें ये 40,000 रुपये आ गए आपके। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट जब बनेंगे तो उसमें हम ये दिखा सकते हैं। ठीक है, आप एंट्रीज पर फोकस ज़्यादा रखिए कि हम जनरल एंट्रीज किस तरह से बना रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आगे और समझ में आएगा आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन कॉपी आपके पास रहता है तो हम सॉल्यूशन करते वक्त परेशानी नहीं होती है हमें। यहां पर आप देखेंगे कि सिंपल बात थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 10,000 शेयर हमने इशू करे 10 रुपये वाले, 2.5 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस 2.5 रुपये सेकंड कॉल पे। यानी कि देखिए समझ लें, एप्लीकेशन पर ये रुपए ले रहे हैं 2.5, अलॉटमेंट के टाइम पर ले रहे हैं 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं ये 2 रुपये और सेकंड कॉल पे ले रहे हैं 2.5 रुपये। तो टोटल मिला के 10 रुपये हो गए आपके, क्योंकि 10 रुपये का ही शेयर है, ये 10 रुपये का शेयर है, 10 हो गए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सारे शेयर्स का पैसा आ गया, ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, सब सब्सक्राइब हो गए, पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। ये वाली जो कॉल थी इसमें 100 शेयर्स वाले ने पैसा नहीं दिया, यानी कि उसने पैसा हमें नहीं दिया। तो जब ये पैसा मिलेगा तो 100 शेयर्स पे 2.5 रुपये के हिसाब से हमें कम मिलेगा पैसा। तो जब कम मिल रहा है, पैसा नहीं मिला है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। देखिए अभी एंट्री बनाएंगे उसकी तो पता चलेगा आपको। तो कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। आप पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लें वीडियो पॉज करके, जिससे कि कोई समस्या ना आए। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे बढ़ा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन जब हम करेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्रोनिक लिमिटेड नाम है, तो उसकी कंपनी के बुक्स में हम एंट्री बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट वैसे ही रहेगा। पहली एंट्री देखिए सिंपल बनती है, जब एप्लीकेशन होगी तो बैंक से पैसा आएगा, बैंक तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे। इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, पूरा लिख देता हूं मैं इसमें, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹2.5 पर शेयर, ₹2.50 प्रति शेयर है। तो ब्रैकेट में बंद हो गया, लाइन बंद हो गई हमारी। तो 10,000 पे 2.5 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये कंपनी को एप्लीकेशन मनी का प्राप्त हो गया। सिंपल।
अब दूसरी एंट्री, ये पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 25,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब तीसरी एंट्री देखते हैं, अलॉटमेंट का पैसा आएगा। तो पहले हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल में वो आएगा। फिर तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया हमने। देखिए कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स थे और एप्लीके अलॉटमेंट पे 3 रुपये हैं, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके पास कॉपी है, उसमें आप देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, अब ये बैंक से प्राप्त हो जाएगा पैसा, बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो 30,000 रुपये शिफ्ट हो गए, मतलब बैंक से प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे भी लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नहीं रिसीव्ड हो गया, ये तो ये रिसीव्ड हो गया। सिंपल। पांचवी एंट्री अब फर्स्ट कॉल की बनाएंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप पूरा ही लिखिएगा, शेयर SHARE पूरा ही लिखिएगा, इक्विटी भी वर्ड पूरा लिखिएगा। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा ये। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हमने ड्यू कर दी, लाइन बंद। फर्स्ट कॉल है 2.5 रुपये की, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है। तो 2 रुपये के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 10,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये हो गए। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, तो 20,000 रुपये ड्यू कर दिए कि 20,000 रुपये मिलने चाहिए। अब हमें बैंक से प्राप्त हो जाएंगे पैसे, ये बैंक में आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, इतनी मनी प्राप्त हो गई। तो 20,000 रुपये हमें प्राप्त हो गए और ये लाइन बंद हो गई। 7वीं एंट्री अब ऐसे ही सेकंड कॉल करेंगे। सेकंड कॉल 2.5 रुपये की है। तो बैंक पहले तो हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर नीचे वाला एक क्रेडिट साइड होती है, ऊपर वाली ये हम डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट वाला आइटम नीचे आता है। तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया। बीइंग क्या लिखेंगे? सेकंड कॉल मनी ड्यू, पहले हमने ड्यू कर दी है, लाइन बंद कर दिया। 2.5 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये आ जाएंगे। ये हमने देखिए ड्यू करा है। अब देखिए समझने का पॉइंट आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा था, जब आपने देखा हुआ क्वेश्चन है आपके पास, उसमें लिखा है कि उन्होंने ऐसे 100 शेयर्स हैं जिस पे इन्होंने पैसे नहीं दिए सेकंड कॉल के। तो जब बैंक से हमें पैसा प्राप्त होगा, बहुत समझने की बात है, बैंक अकाउंट को हम डेबिट तो कर रहे हैं, लेकिन कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 10,000 शेयर है। तो पैसे 100 वालों ने पैसा नहीं दिया, 100 शेयर्स हैं तो कितने मिले? 9,900 शेयर्स पे हमें पैसा मिलेगा। कितने रुपए? 2.5 रुपये। तो यानी कि इसको गुणा करेंगे तो 24,750 रुपये ही बैंक में आएंगे, क्योंकि 100 वाले शेयर्स हैं तो पैसे दिए ही नहीं। तो ये समस्या आ गई। 2.5 रुपये के हिसाब से
₹100 पे 250 रुपये प्राप्त नहीं हुए। 25,000 में से 250 रुपये प्राप्त नहीं हुए, जिन पे 100 शेयर थे उसने ₹2.5 नहीं दिए। तो उसको हम, 2 मेथड होते हैं वैसे तो हम उसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉल्स इन एरियर में। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल रहे हैं तो आ जाएगा ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो यानी कि 100 शेयर 2.5, समझाने के लिए लिखता हूँ ₹2.5, यानी कि 250 रुपये प्राप्त नहीं हुए। टोटल इतना था, लेकिन कैपिटल में तो शेयर और इक्विटी कितना है 25,000, तो आ जाएगा टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। टोटल तो ये वाला 25 जो होते हैं वो 25 पूरे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि 25,000 रुपये आने थे, लेकिन बैंक में 24,750 ही आ पाए, 250 रुपये प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि एक आदमी जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने ये पैसे नहीं दिए और 2.5 रुपये आने थे सेकंड कॉल पे। तो बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,900 शेयर्स एट द रेट ₹2.5 पर शेयर, प्रति शेयर 2.5 रुपये के हिसाब से प्राप्त हुए। और ये लाइन हमारी हो गई बंद। तो देखिए ये समझने की बात है, इसे हम कॉल्स इन एरियर कहा करते हैं और इस तरह से आपको ये एंट्रीज बनानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया, सारी एंट्रीज बन गई। अब हम अगला देख लेते हैं। फिर वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लें जिससे कि परेशानी ना हो, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त आंसर रहता है तो सही क्वेश्चन रहता है, जब आंसर करते हैं तो अच्छा रहता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए पहले, वीडियो पॉज करके, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें भी देखिए, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है। एप्लीकेशन पे इन्होंने कहा है 3 रुपये दे दो, अलॉटमेंट पे कहा है 2 रुपये जाएंगे, और बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बचा हुआ पैसा 3 और 2 5 है, टोटल 10 रुपये हैं, तो 5 तो ये हो गए, बचे कितने 5 ही रुपये बच गए। इन्होंने कहा कि बैलेंस बराबर बराबर इक्वलमेंट, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में बचा कितना है 5, तो दोनों बराबर है, यानी कि 2.5 रुपये, यानी कि पूरे 10 रुपये आ जाएंगे, लेकिन 2.5 फर्स्ट और सेकंड कॉल में कर दी इन्होंने। ठीक है, अब क्या हुआ, अलॉटमेंट मनी तो जो थी वो मार्च 3 तक देनी थी, फर्स्ट कॉल मनी 30 जून तक देनी थी, और फाइनल कॉल मनी 31 अगस्त तक देनी थी। एक मिस्टर ए हैं जिनके पास 600 शेयर्स थे, जिनको 600 शेयर्स दिए गए थे, अलॉट करे गए थे, उन्होंने एंटायर रिमेनिंग फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम ऑन अलॉटमेंट, जो सारा पैसा उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया। अब देखिए, कोई तो पैसा दे नहीं रहा था और अब कोई पहले ही पैसा दे दिया कि फर्स्ट और सेकंड कॉल सारा पैसा उसने एंटायर अमाउंट फेस वैल्यू अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिया। देखिए लिख भी रहा है कि जिसके पास 600 अंशों का आवंटन किया था ने आवंटित अंशों के शेष अंकित मूल्य का पूरा भुगतान कर दिया, सब दे दिए उन्होंने, जितने भी उनको शेयर्स अलॉट करे गए थे। अब इसकी एंट्री बनानी है, यानी कि इसके पास 600 शेयर्स हैं, तो 600 इंटू 2.5 रुपये और यहाँ के 600 रुपये इंटू 2.5, ये जो हैं 1,500 रुपये, 1,500 रुपये यानी कि 3,000 रुपये हो गए। तो 3,000 रुपये इन्होंने ये अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिए, ऐसा समझ लीजिए। और फिर ये 1,500 यहाँ पर कम मिलेंगे फिर, क्योंकि उसने तो पहले ही दे दिए, तो 3,000 यहाँ तो ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन 3,000 का जो बटा था 1,500 वो यहाँ पर फिर उसको कम मिलेंगे। तो ये हम कहते हैं इसे कॉल्स इन एडवांस, इसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इसका भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अब आप पहले क्वेश्चन इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वही लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एल्फा कंपनी। ये एल्फा कंपनी है, इसके खाते में हम ये बुक्स में अकाउंट्स, ये जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपये आने हैं, तो सिंपल बात है, अब तो आप समझ ही गए हैं। डेट भी डाल सकते हैं, सीरियल नंबर डाल लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए डेट डाल लेते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर्स
LF अमाउंट और अमाउंट रुपीज़ में रहेगा। ये भी लिखना चाहिए, कहीं डॉलर ना समझ ले कोई, तो इसलिए रुपीज़ में हैं पैसे। तो क्वेश्चन में 2013 के आसपास की बात कही गई है, तो 2013 हम डाल लेते हैं। और मार्च 3 की बात है ये, मार्च 3 को हमने इक्विटी एप्लीकेशन दी, तो एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन अकाउंट, और बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ऐसे पूरा लिखना चाहिए, मैं आपको शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ वैसे तो 3 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए हो गए? 30,000 रुपये हो गए, ठीक है। फिर ये पैसा हमने ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कहाँ कर देते हैं पैसे को? शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये चला गया आपका बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दिए गए, ये 30,000 रुपये शिफ्ट हो गए। सिंपल। अब हम मार्च की बात थी ये भी, और फिर मार्च को ही हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो शेयर पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में आए तो, ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹2, 2 रुपये के हिसाब से, तो ये 20,000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 10,000 शेयर्स थे, 2 रुपये के हिसाब से ये 20,000 रुपये हो गए। फिर हमें ये प्राप्त हो गए। जब प्राप्त हो रहे हैं तो देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ था कि एक आदमी जिसके पास 600 शेयर्स थे उसने सारा पैसा पहले ही दे दिया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉल के 2.5 रुपये जो थे वो भी उसने पहले ही दे दिया, यानी कि 3,000 रुपये जो बाद में मिलते वो पहले ही दे दिया। तो बैंक में देखिए पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए अलॉटमेंट के तो 20,000 रुपये हैं, लेकिन 3,000 फालतू आ गए, यानी कि 23,000 रुपये प्राप्त हो गए। ये समझने की बात है, 23,000 रुपये हमें प्राप्त हो गए हैं। तो 3,000 जो आए हैं वो फालतू जो आए वो किस बात क्या है? कॉल्स इन एडवांस लिख देते हैं हम, तो कॉल्स इन एडवांस, तो ये याद रहेगा कि भैया कॉल्स इन एडवांस के पैसे आए हैं। तो यहाँ पे बीइंग लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड, अब लाइन हमारी बंद हो जाएगी। देख लें आप, बैंक में पैसा आया, अलॉटमेंट के 20,000 आने थे, ये 20,000 थे, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के 3 रुपये और आ गए। कितने शेयर्स थे इसके? 600 शेयर्स, एक आदमी पे 600 थे, उसने 5 रुपये पहले ही दे दिए, जो बाद के थे, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे जो देने थे 5 रुपये वो उसने पहले ही दे दिए। तो 3,000, 20,000 अलॉटमेंट के आने थे, 3,000 और फालतू दे दिए, तो 23,000 बैंक में प्राप्त हो गए। अब 30 जून को कंपनी फर्स्ट कॉल इशू करेगी, डिमांड करेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो कितने शेयर्स पैसे आने हैं? 10,000 शेयर्स हैं,
इंटू 2.5 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये आने चाहिए। 25,000 रुपये हो गए भाई, 25 आने चाहिए। लेकिन एक 600 वाले ने तो पहले ही दे दिया ये वाला पैसा, तो उतना हमें कम प्राप्त होगा पैसा। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट तो कर रहे हैं, लेकिन और टू क्या लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 25,000 रुपये आने चाहिए, लेकिन क्योंकि 600 शेयर्स वाले ने पहले ही दे दिए हैं तो हमें 600 रुपये से कम मिलेगा। तो हमें कितने रुपए पे मिलेगा पैसा, 9,400 पे मिलेगा 2.5 रुपये के हिसाब से, और ये बैठेगा आपका 23,500 रुपये, क्योंकि 600 ने तो पहले ही दे दिए। अब वो 600 जो पहले दे दिए उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा था टू कॉल्स इन एरियर, अब ये डेबिट साइड में आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, यानी कि जो इसको 600 इंटू 2.5 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये यहाँ पर एडजस्ट होगा, क्योंकि 1,500 फर्स्ट कॉल के थे और 1,500 उसने सेकंड कॉल के पहले दे दिए थे। 3 पहले दे दिए तो 1.5 तो यहाँ एडजस्ट हो गए और 1.5 अब सेकंड कॉल में एडजस्ट हो जाएंगे। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब 31 अगस्त को इन्होंने सेकंड कॉल मांगी है, तो सेकंड कॉल लिख लेते हैं, बिल्कुल ऐसी बन जाएगी, बस फर्स्ट की जगह सेकंड लिख दिया जाएगा। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये भी 10,000 ही शेयर हैं, 2.5 रुपये के हिसाब से हमें प्राप्त होगा, तो 25,000 ही रुपये प्राप्त होंगे, मतलब होने चाहिए, हम ड्यू कर रहे हैं। बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, लाइन बंद हो गई। अब हम बैंक से प्राप्त करेंगे इस पैसे को, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। लेकिन कितने रुपए आने हैं, देखिए 9,400 भी आने हैं 2.5 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 600 ने तो पहले पैसे दे दिए, तो 23,500 ही आ पाएंगे। और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, यानी कि 600 इंटू 2.5 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये, क्योंकि पहले आ चुके हैं वो कम मिलेंगे, टोटल 25 का बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, और ये एंट्री हमारी जर्नल एंट्रीज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, बैलेंस शीट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप समझ ही गए। कैपिटल में 1 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक है, तो 1 लाख रुपए कैपिटल में चले गए और 1 लाख रुपए कैश में बैंक में आ जाएंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन को कॉपी कर लें। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, रोहित एंड कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि अभी सेकंड कॉल नहीं कर रहे वो। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, अलॉटमेंट पे पैसे पूरे मिल गए। बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब पहली कॉल करी गई तो एक शेयर होल्डर जिसपे 400 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और एक शेयर होल्डर 300 शेयर्स थे उसने सेकंड कॉल वाला भी पैसा भी दे दिया, लेकिन विच हैड नॉट येट पेड एज येट, जबकि 2 रुपये मांगे नहीं है फाइनल कॉल के, लेकिन उसने वो भी पहले दे दिए। अब हमें एंट्रीज बनानी है, तो देखिए समझ लेते हैं पहले। एप्लीकेशन पर हमें कितने रुपए मिलने हैं, 3 रुपये। अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपए मिलने हैं, 3 रुपये। फर्स्ट कॉल पे हमें कितने मिलने हैं, 2 रुपये। और बस इतने मांगे हैं उन्होंने, 3 3 6 8 रुपये अभी मांगे हैं। 2 रुपये सेकेंड कॉल के हैं, अभी कॉल नहीं है, यानी कि नो कॉल, अभी वो कॉल नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा प्रश्न यहाँ तक होगा। लेकिन उस एक आदमी ने 2 रुपये पहले ही दे दिए, कब, अलॉटमेंट के टाइम पे। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव, बट जब फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल करी तो इस आदमी ने दिए नहीं, और इस आदमी ने सेकंड कॉल के पैसे भी फर्स्ट कॉल पे ही दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी हो गया,
400 शेयर्स पे और 300 शेयर्स पे कॉल्स इन एडवांस भी हो गया। तो ये हम देख लेते हैं अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लीजिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अब मैं हटा रहा हूँ पेपर को। तो हम वही लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित एंड कंपनी। ये रोहित एंड कंपनी है, शॉर्ट में लिख लिया। आप डेट डाल सकते हैं अगर डेट क्वेश्चन में दी गई है। सीरियल नंबर है तो आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट और ये रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करना है। पहली एंट्री देखिए हम कब बनाएंगे, जब बैंक से पैसा प्राप्त होगा एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, क्योंकि 3 रुपये एप्लीकेशन पे थे। इसी तरह से आपको पूरा सब में लिखना चाहिए। तो 30,000 इंटू 3 करेंगे तो 90,000 रुपये आपको प्राप्त होंगे। दूसरी एंट्री हमारी आएगी, ये इक्विटी एप्लीकेशन हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये 90,000 रुपये शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए हमने कहा एक कैपिटल अकाउंट में। बीन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। लाइन बंद हो गई। तीसरा कब बनेगा, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसके भी उतने ही शेयर्स हैं, 3 रुपये के हिसाब से हैं, 30,000 शेयर हैं, तो ये भी 90,000 ही रहेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे 3-3 रुपये हैं, तो ये भी 90,000 रहेंगे। और लाइन हमारी बंद हो गई। चौथी एंट्री हम कब बनाएंगे, चौथी एंट्री बनेगी हमारी, अब इसे बैंक से पैसा प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये 90,000 रुपये प्राप्त हो गए। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पांचवी एंट्री बनेगी हमारी, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, क्योंकि कंपनी ने सेकंड कॉल अभी नहीं करी है, केवल फर्स्ट कॉल ही ड्यू करी है, मांगी है कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 30,000 शेयर्स हैं, आप जानते ही हैं 30,000 शेयर्स हैं और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, तो 60,000 रुपये आने चाहिए, ठीक है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो ये हमने ड्यू कर दिया है। अब हमें बैंक से पैसा प्राप्त होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना प्राप्त होगा वो अभी हम देखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितने की है, 60,000 रुपये की, 60,000 रुपये आने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, दोबारा आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें लिख रहा है, देखिए 400 शेयर्स जिस पे थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, डिड नॉट पे, नहीं दी, तो 400 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये नहीं मिले, ये 800 तो प्राप्त नहीं हुए।
लेकिन एक 300 शेयर्स थे, उसने सेकंड कॉल के 2 रुपये पहले ही दे दिए, 600 रुपये इसने एक्स्ट्रा दे दिए, तो हमें 800 मिले नहीं 600 मिले। तो क्या मतलब हुआ, 200 कम मिले, 800 मिलने चाहिए थे लेकिन मिले 600, वो भी एडवांस के, तो 200 रुपये कम मिले हैं हमें। समझ रहे हैं बात को कि इसने तो दिए नहीं, ये तो एरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर, और ये एडवांस हो गया, ये एडवांस के 600 रुपये आ गए। तो हमें कितने मिलने थे, टोटल 60,000 मिलने थे, इसमें से 800 रुपये तो मिले ही, माइनस 800 और 600 फालतू मिल गए, तो 600 जोड़ दिए, तो ये हो गए 59,800। इतने रुपीस प्राप्त हुए हमें, रिसीव्ड हो गए ऑन फर्स्ट कॉल। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। 59,800 मिले नहीं, 400 शेयर वाले ने दिए नहीं, और एक 300 शेयर वाला कोई और आदमी था, उसने सेकंड कॉल वाला पैसा भी फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया, तो 2 रुपये ये जो थे 300 शेयर्स पे 2 रुपये, ये इसने 600 रुपये यहाँ पर ही दे दिए पहले ही। तो 800, जब हमें 60,000 रुपये मिलने हैं फर्स्ट कॉल पे, तो 800 तो मिले नहीं, तो माइनस 800 और 600 जोड़ दिए प्लस 600, तो 59,800 हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हमें बैंक में आएंगे 59,800। अब कॉल्स इन एरियर भी लिखना पड़ेगा, जो मिले नहीं, कितने नहीं मिले, 400 शेयर्स पे 2 रुपये मिले नहीं, यानी 800 रुपये मिले नहीं, और एक एडवांस वाले ने पहले दे दिया, कॉल्स इन एडवांस, ये कितने रुपए थे, 600 शेयर्स थे, नहीं इस पर 300 शेयर्स थे, 300 इंटू 200, 2 रुपये, तो 600 रुपये इसने एडवांस में दे दिए। तो बैंक में हमें जो भी पैसा प्राप्त हो गया, कितना हो गया प्राप्त, 30,000 आने थे, माइनस 800 प्लस 600 कर लिया हमने, यहाँ पे भी दिखा दिया हमने, तो 59,800 हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, और बाकी आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस एडजस्टेड, उसे एडजस्ट करके हम लिख रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर कि इतने मिलने थे, 800 मिले नहीं, 600 फालतू मिल गए, तो बैलेंस 59,800 हमें प्राप्त हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा आप, जिससे कि आपको और आसानी से ये समझ में आ जाए। बार बार आप क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे, तभी आप समझेंगे। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपको दे रखा है, रवि फैन लिमिटेड कंपनी है, 5,000 शेयर इशू कर रही है, जो 100 रुपये का एक शेयर है। 30 एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट और फाइनल कॉल, यानी कि 30 एक ही कॉल करनी है उन्हें। एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं 6,000 एक शेयर्स पे, यानी कि देखिए एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। अब बहुत समझने की बात आ रही है, इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि ज़्यादा आ गया पैसा, कि एप्लीकेशन जितनी इशू करी थी शेयर्स, उससे ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, तो पैसा एप्लीकेशन पे ज़्यादा आएगा। फिर उसको हम धीरे धीरे वापस कर देंगे, या तो एडजस्ट कर लेंगे या हम वापस कर सकते हैं। तो देखिए अब जब 6,000 एप्लीकेशन आ गई और 5,000 शेयर इशू करे थे, तो 1,000 एप्लीकेशन फालतू आ गई। तो हमने क्या करेंगे कि कुछ एप्लीकेंट्स जो 4,000 वाले थे, 4,000 को तो हमने पूरे शेयर दे दिए। 1,000 शेयर दे दिए जो 1,500 वाले थे, उन्हें 1,000 शेयर दे दिए, तो 500 तो यहाँ पर क्या ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ 500 ऐसे थे जिनको हमने कोई भी शेयर नहीं दी, तो 500 ऊपर कम हो गए, 500 यहाँ कम हो गए, यानी कि 4,000 को तो पूरे के शेयर दे दिए। कुछ लोगों ने 1,500 शेयर अप्लाई करे थे, उनको हमने 1,000 दे दिए, और जिन्होंने 500 कुछ शेयर्स थे उनको हमने कुछ भी नहीं दिया। तो ये हमें अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर हम मंगा रहे हैं 30 रुपये, अलॉटमेंट पे आएंगे 40 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी फर्स्ट और सेकंड एक साथ हैं, उस पर हैं 30 रुपये।
तो टोटल 100 रुपये पूरे हो गए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पैसे आएंगे वो 6000 शेयर्स पे आएंगे, क्योंकि लोगों ने आवेदन करा है, तो एप्लीकेशन तो ज़्यादा ही आएंगी, तो ज़्यादा लोगों ने पैसा दे दिया, तो यहाँ पर हमारे पैसा 6000 शेयर्स पर आएगा। बाकी टाइम में हम 5000 शेयर्स में ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, आप इसे कॉपी कर लीजिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए कि हम सॉल्यूशन करें तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट वही रहेगा। पहली एंट्री जो हमारी बनेगी वो बैंक से पैसा मिलेगा हमें, तो जानते ही हैं आप, जितनी एप्लीकेशन आएंगी उससे पे पैसा हमें मिलेगा। तो बैंक डेबिट अकाउंट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे पास देखिए 6000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और 30 रुपये है इस पे एप्लीकेशन पे, तो 1,80,000 रुपये हमारे आएंगे, यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6000 शेयर्स एट द रेट ₹30 प्रति शेयर, यानी पर शेयर। ये हमने लिख दिया और लाइन हमने बंद कर दी, सिंपल। सेकंड एंट्री, अब हम इस इक्विटी एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अकाउंट डेबिट जो 1,80,000 रुपये हैं, इनको हमने देखिए अब क्या करना है, ये हमारे चले जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो असली ही रहेंगे। जो एक्चुअल शेयर है हमारे, एक्चुअल शेयर तो 5000 हैं, तो 5000 इंटू 30 रुपये के हिसाब से तो 1,50,000 रुपये हमारे कैपिटल में रहेंगे, क्योंकि असली तो वही शेयर हैं, 1000 तो फालतू आए हैं, उनको एडजस्ट करना है। तो हमने क्या करा है, हमें कुछ तो पैसा वापस कर देना है। जिन्होंने 500 शेयर, समझ लें आप, जिन्होंने 500 शेयर लिए थे उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो जो 500 वाले शेयर्स हैं उनको हमने 30 रुपये के हिसाब से उनका पैसा बैंक अकाउंट से वापस कर दिया। देखिए पहले बैंक पैसे आए थे तो बैंक डेबिट करा था, अब वापस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, यानी कि 15,000 रुपये हमने उनके वापस कर दिए। फिर जिन्होंने 1,500 शेयर अप्लाई करे थे उनको हमने 1000 दिए हैं, तो उनके 500 रुपये का पैसा जो बच रहा है उसे हम कहेंगे कि भाई तुम अलॉटमेंट पे कम दे देना, कि अलॉटमेंट के टाइम पर कम दे देना, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो 500 एप्लीकेशन फालतू बैठ रही हैं 30 रुपये के हिसाब से, तो 15,000 रुपये वो एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट के टाइम पे। तो ये समझने की बात है, 3 पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पर, तो इस तरह से हम एडजस्ट कर देंगे। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड, एक्सेस मनी जो फालतू पैसा है रिटर्न्ड एंड एडजस्टेड, कुछ वापस कर दिया एंड कुछ हमने एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे हमने वो एडजस्ट कर दिया, यानी कि अब हम अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा कम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट पे पैसा आ गया तो बाद में हम कम ले लेंगे। अब तीसरी एंट्री कब बनेगी, अब हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो नॉर्मल है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हमने ड्यू कर दिया। कितने रुपए आने हैं, देखिए हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 5,000 हैं असली, 5,000 इंटू अलॉटमेंट पे 40 रुपये आने हैं, तो 2 लाख रुपए आने हैं। तो 2 लाख रुपए हमने ड्यू कर दिए कि भाई 2 लाख रुपए शेयर होल्डर्स हमें देंगे कंपनी को।
अब पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अब हमें पैसा कम मिलेगा, क्योंकि देखिए 15,000 पहले ही हम एडजस्ट कर चुके हैं अलॉटमेंट में। तो अब हमें कितना पैसा मिलेगा? 15,000 कम मिलेंगे 2 लाख में, 500 शेयर्स पे कम मिलेगा हमें। तो 4,500 रुपये के शेयर्स पे ही हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि 500 का तो पहले जो फालतू आ चुके थे। तो 40 रुपये हैं इस पर, तो ये कितने हो जाएंगे? 1 लाख, यानी कि जो 15,000 रुपये हमारे कम मिल रहे हैं इसमें हमें टोटल हमें कितने मिलेंगे? अब 2 लाख से हम कम कर देते हैं अब इनको पैसा। 5,000 शेयर्स पे हमें मिलने हैं 40 रुपये, लेकिन अब 45,000 रुपये ही मिलेंगे। तो ये हमारा रुपए बैठेंगे आपके, ये ऐसा कह सकते हैं 1,85,000 रुपये ही बैठे पाएंगे, क्योंकि 15,000 ही आ चुके हैं। अच्छा हाँ, ये गलत हो गया, क्योंकि 15,000 देखिए फालतू आए हैं, तो 15,000 रुपये कम कर दीजिए, तो 1,85,000 ही बैठेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देख लीजिए 2 लाख रुपए आने थे, लेकिन 15,000 पहले आ चुके हैं, वो कम कर दिए हमने, तो 1,85,000 रुपये ही हमारे पास आएंगे। ठीक, ये एडजस्टमेंट हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। जो पहले आ गए अब वो हमने एडजस्ट कर दिए। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कर लें। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दिए। तो ड्यू कर दिए तो कितने रुपए आने हैं हमारे पास? देखिए 5,000 हैं इंटू 30 रुपये के हिसाब से आने हैं, 1,50,000 रुपये आने हैं, तो 1,50,000 रुपये आ जाएंगे। और अब हमें बैंक से प्राप्त कर लेते हैं पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये रिसीव्ड हो गए, 1,50,000 प्राप्त हो गए। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो बस ये अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट समझना है कि जो फालतू पैसा हमारा आया एप्लीकेशन के टाइम पर, वो हमने कुछ वापस कर दिया, तो टू बैंक से वापस हो गया, और कुछ हमने अलॉटमेंट के लिए रोक लिया कि अलॉटमेंट के टाइम पर हम कम पैसा ले लेंगे, तो उस समय कम मिल जाएगा। बस इतना आसान तरीका है, और कोई भारी बात इसमें नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपी कर लें। क्वेश्चन को कॉपी कर लें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन करते वक्त परेशानी ना हो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मोहित ग्लास लिमिटेड कंपनी है जो 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। 100 रुपये का एक शेयर है, लेकिन वो 110 में दे रही है। तो ये प्रीमियम वाली बात आ गई। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये प्रीमियम पर हम शेयर इशू करेंगे। 10 रुपये का प्रीमियम, 100 रुपये का शेयर 110 रुपये में देंगे। कैसे कैसे देंगे? देखिए, एप्लीकेशन के टाइम पर 30 रुपये लिख रहे हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपये लिख रहे हैं, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपये और सेकंड कॉल पे भी 20 रुपये। तो ये आप टोटल करेंगे तो 110 रुपये आ रहे हैं, यानी कि ये 30 रुपये का अलॉटमेंट है और 10 रुपये का प्रीमियम है। तो 100 रुपये प्लस 10 रुपये, यानी कि टोटल 110 रुपये का ये बैठ रहा है हिसाब। यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पर देखिए लिख रहा है अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 10 रुपये जो हम फालतू ले रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ 110 में ले रहे हैं, तो 10 रुपये फालतू अलॉटमेंट के टाइम पर है। 40 में 30 रुपये अलॉटमेंट के हो गए, 10 रुपये इसमें प्रीमियम के हो गए, इसलिए टोटल हो गए 40 रुपये। बाकी कोई परेशानी नहीं है। अब एप्लीकेशन आई है हमारे पास 24,000, जबकि शेयर्स हैं 20,000,
लेकिन लोगों ने अप्लाई करा है 24,000 वालों ने। तो हमने क्या करा, 20,000 को पूरे शेयर्स दे दिए, 4,000 जो फालतू हैं उन्हें हमने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा हमने वापस कर दिया। बस ये समझना है। तो जो एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी वो 24,000 से बनेगी। 24,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आया, अब बाद में फिर 20,000 का एडजस्टमेंट रहेगा, 20,000 से ही चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लें, पॉज कर लें वीडियो और इस क्वेश्चन को पहले लिख लें, पॉइंट्स नोट कर लें क्वेश्चन के, जिससे कि हम जब एंट्रीज बनाएं तो आपके पास क्वेश्चन रहना चाहिए, तभी आपके ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर तो जानते ही हैं, हेडिंग लिख लेते हैं, जनरल एंट्रीज हो गई इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी का नाम होगा, मोहित ग्लास लिमिटेड कंपनी का नाम है, एंट्रीज लिख ली। डेट या सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ पर LF लेजर फोलियो, और ये अमाउंट और ये भी अमाउंट, रुपीज़। अब पहली एंट्री देखिए क्या बनाएंगे। हमारे पास 24,000 एप्लीकेशंस का पैसा आया है, तो पहली एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 24,000 एप्लीकेशंस का पैसा आया और एक एप्लीकेशन पे 30 रुपये आने हैं, तो यानी कि 7,20,000 रुपये हमारे पास आ गए, 7,20,000 रुपये। तो लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 24,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर। दूसरा पॉइंट सिंपल। अब एप्लीकेशन तो 24,000 आएंगे, लेकिन हम तो 20,000 को ही कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, 20,000 शेयर्स का पैसे को ही, तो इसलिए बाकी एडजस्ट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 7,20,000। अब इसको हम कैसे बांट दें, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो केवल जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में तो केवल जाएंगे असली वाले। असली कितने हैं, 20,000 शेयर, और 30 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए ही जा पाएंगे, क्योंकि असली तो वही हैं 6 लाख रुपए। अब बाकी जो बच रहे हैं उनका हमें देखना है क्या कर सकते हैं, तो उनका हम क्या करेंगे, बैंक से वापस कर देंगे, बैंक अकाउंट, यानी कि 4,000 एप्लीकेशन का पैसा हम 30 रुपये यानी 1,20,000 रुपये हम वापस कर देंगे। तो टोटल 6 लाख और 1,20,000 7,20,000 हो गया, 7,20,000 ये हो गया। तो ये पैसा हमने वापस कर दिया। तो लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिटर्न्ड, एक्सेस मनी रिटर्न्ड, वापस कर दी हमने, लाइन क्लोज हो गई। सिंपल, देख सकते हैं आप, बहुत आसान है। सेकंड एंट्री इक्विटी एप्लीकेशन है, कैपिटल में केवल असली वाले रहेंगे जो 20,000 शेयर्स थे, क्योंकि बाकी तो फालतू हैं 4,000, और 4,000 का हमने पैसा वापस कर दिया, 1,20,000, तो 6 लाख और 1,20,000 टोटल मिला के 7, क्योंकि दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए, 7,20 इधर 7,20 इधर। अब हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन देखिए यहाँ पे 10 रुपये का प्रीमियम है, ये याद रखिएगा, तो हम प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा हमें। सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा नाम होता है इसका, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए 20,000 एप्लीकेशंस हैं, 20,000 इंटू 10 रुपये का तो हो गया प्रीमियम, तो हो गए अमाउंट 2 लाख रुपए, और 20,000 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट का वैसे तो 30 रुपये है, क्योंकि टोटल मिला के 40 बैठ रहा है, तो 30 रुपये के हिसाब से 6 लाख ये हो गए। और अलॉटमेंट का टोटल कितना अमाउंट है, 20,000 गुणा 40 रुपये,
तो 8 लाख रुपए ये हो गए। टोटल तो 8 लाख है अलॉटमेंट पे हमें लेने हैं, 10 रुपये प्रीमियम के, 30 रुपये अपने अलॉटमेंट के, तो टोटल 40 रुपये आएंगे 8 लाख। तो 8 लाख का ब्रेकअप कर लिया हमने कि कैपिटल में जाएंगे 6 लाख और प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे 2 लाख रुपए, टोटल 8 रुपये बराबर हो गए। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹40 ईच, 40 रुपये के हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। अब चौथी एंट्री में क्या होगा, ये पैसा हमें प्राप्त हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये 8 लाख रुपए हमें प्राप्त हो गए। सिंपल। अब हम 5वीं एंट्री बना लेते हैं। 5वीं एंट्री फर्स्ट कॉल की है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारे 20,000 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल पे है 20 रुपये, तो हो गए 4 लाख रुपए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच लिख सकते हैं। फिर ये प्राप्त हो जाएंगे हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 4 लाख रुपए हमें प्राप्त हो गए। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये हमें प्राप्त हो गई हैं। अब 7वीं एंट्री क्या बनेगी, अब ऐसी सेकंड कॉल आ जाएगी। बस ये फर्स्ट कॉल की जगह क्या हो जाएगा, बस सेकंड कॉल हो जाएगा। बस सेकंड कॉल मनी, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट करा, 20,000 हैं शेयर्स, 20 रुपये की है वही है, तो 4 लाख रुपए ही सेकंड कॉल पे आएंगे। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में चलेगा ये कैपिटल अकाउंट। फिर लिख देंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू है मतलब दे है, शेयर होल्डर्स को देनी है, तो 4 लाख रुपए इधर आ गए। 8वीं एंट्री बनेगी, बैंक पहले ड्यू करेंगे, अच्छा ड्यू तो हो ही गई, पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, तो 4 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, और एंट्री हमारी बंद हो गई। तो देखिए कितना आसान है। यहाँ पर केवल नई चीज़ क्या सीखी हमने, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे हमें मिल रहा है। अगर सवाल में कुछ भी नहीं कहा गया था क्वेश्चन में, तो भी हम अलॉटमेंट पर ही मानते हैं। यहाँ पर तो अलॉटमेंट में कह दिया कि हम अलॉटमेंट में 10 रुपये फालतू ले रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी कहता कि 10 रुपये फालतू ले रहे हैं, अब कहाँ लें, तो हम अलॉटमेंट पर ही मानते हैं। ठीक है, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपके कुछ समझ में आ जाए, प्रैक्टिस करेंगे आप ज़्यादा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8,000 इक्विटी शेयर है 100 वाले, यहाँ पर 10 रुपये का प्रीमियम है, तो यानी कि 100 रुपये वाला शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम है, तो 110 रुपये का हो जाएगा। एप्लीकेशन पे 25 रुपये, अलॉटमेंट पे 40 रुपये, यानी कि इसमें प्रीमियम है, तो प्रीमियम है 10 रुपये का, तो यानी कि 30 + 10 का हिसाब रहेगा। सिंपल बात है, क्योंकि 10 तो प्रीमियम के पैसे हो गए, तो 30 असली 10 प्रीमियम के। और फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट और फाइनल, तो बैलेंस बचा हुआ इसमें आ जाएगा। तो 25 तो ये हो गए, 30 इधर हो गए, तो कितने हो गए, 55 रुपये। 55 अब बचे कितने, 45 रुपये बचे। तो 45 रुपये जो बचे वो क्या हो गया, वो हो गए आपके फर्स्ट और फाइनल कॉल। सिंपल।
और एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं 10,500 पे, जबकि हमारे 8,000 शेयर थे, लेकिन प्राप्त हुई हैं 10,500, यानी कि 2,500 एप्लीकेशंस फालतू आ गई। तो 2,000 शेयर्स पे तो हमने एडजस्ट कर दिया, यानी कि जो 2,500 फालतू आई हैं तो हमने 2,000 के तो पैसे एडजस्ट कर दिए कि भाई अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। अब बचे हुए पैसे 500 रुपये फालतू जो बचे, 500 शेयर्स फालतू बचे, उनका पैसा हम वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कैसे कैसे करना है। आप पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करें जिससे कि परेशानी ना हो। तो पहले हम क्या लिख देते हैं ऊपर, आप जानते ही हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ज्योति लिमिटेड, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़ में। तो जल्द बना लेते हैं। क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया, मैं कॉपी क्वेश्चन हटा देता हूँ, हम इस पे फोकस करेंगे। अब हम पहली एंट्री, एप्लीकेशन प्राप्त होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई हैं, 10,500 की, इंटू एप्लीकेशन के 25 रुपये हैं, तो 10,500 इंटू 25, तो ये आ गए 2,62,500, 2,62,500। और यहाँ पे लिख दिया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,500 शेयर्स, 10,500 शेयर्स पर एप्लीकेशन आ गई एट द रेट ₹25 पर शेयर, एक शेयर 25 रुपये की एप्लीकेशन है और 10,500 पे आ गई। क्योंकि हमारे शेयर है असली 8,000, अब 2,500 का पैसा फालतू है, उसको हमें देखिए अब एडजस्ट करते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं 2,62,500 से, लेकिन असली वाला पैसा ही केवल कैपिटल में जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। असली वाले कितने हैं, 8,000, तो 8,000 इंटू 25 रुपये, यानी कि 2 लाख रुपए तो केवल कैपिटल में गए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2,000 का पैसा हम एडजस्ट कर लेंगे, जो 2,500 फालतू है ना, तो 2,000 का पैसा हम अलॉटमेंट के टाइम पे उनसे नहीं मांगेंगे, तो वहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, 2,000 का पैसा, तो 2,000 इंटू 25, तो ये हो गए 50,000 रुपये। और 500 वालों का पैसा हमने वापस कर दिया बैंक अकाउंट, क्योंकि 2,500 फालतू थे, तो 500 हमने वापस कर दिए, तो ये हो गए आपके 12,500। तो टोटल 2,62,500 ही बैठेंगे आपके टोटल। तो क्या लिख दें, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी, जो फालतू पैसा है, एक्सेस मतलब फालतू पैसा, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमने वो एडजस्ट कर दिया है, एंड रिटर्न, कुछ हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, लाइन हमारी क्लोज हो गई। अब हम अलॉटमेंट के टाइम पर कम पैसा मिलेगा हमें, लेकिन अभी पहले तो हम पूरी ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारे असली शेयर 60,000 हैं, इंटू अलॉटमेंट का पैसा है 40 रुपये, तो 3,20,000 रुपये आने चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, प्रीमियम भी है 10 रुपये का, तो हमारा साथ में आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए 8,000 इंटू 30 तो असली रहेंगे, और 8,000 इंटू 10 रुपये प्रीमियम में आ जाएंगे, तो 3 लाख 8 2,40,000 इधर और 80,000 रुपये इधर। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, सिंपल। अब हमें ये पैसा प्राप्त हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो कितना पैसा आएगा, देखिए 3,20,000 आना है, लेकिन देखिए 12,500 पहले आ चुके हैं आपके बैंक, नहीं 50,000 रुपये जो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए थे 50,000 वो पहले आ चुके हैं आपके। तो हमारे पास 3,20,000 रुपये आने हैं, उसमें से 50,000 पहले आ चुके हैं, वो माइनस कर दीजिए आप, तो आपके पास आएंगे केवल 2,70,000 रुपये, क्योंकि पहले आ चुके हैं। बस इतनी समझने की बात है। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सिंपल, क्योंकि वो पहले पैसे आ गए तो उतने कम मिलेंगे आपको, क्योंकि एप्लीकेशन मनी के टाइम पे फालतू दे दिए थे, तो उनसे कह दिया था कि भाई आप जब बाद में दोगे तो उस समय कम दे देना। अब फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास असली रह गए 8,000 इंटू 45 रुपये थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये अमाउंट आ गया 3,60,000। बीइंग कॉल मनी प्राप्त करी हमने, कॉल मनी रिसीव नहीं ड्यू करी अभी, तो पहले हमने अब ये ड्यू कर दी। अब हम प्राप्त करेंगी, कंपनी प्राप्त करेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 3,60,000 रुपये हमें ये प्राप्त हो गए। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, पैसा हमें प्राप्त हो गया। तो ये इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। एक आखिरी प्रश्न और देख लेते हैं इस वीडियो में। ये देखिए हम करेंगे इसमें, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें। ये हम कर रहे हैं, अब देखिए डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। डिस्काउंट में क्या होता है, पैसा ज़्यादा ना मिलके कम मिलता है। प्रीमियम में 100 के 110 मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट में कम मिलेगा। देखिए 5% डिस्काउंट, 100 रुपये का शेयर है, 5% डिस्काउंट, तो 5% कितना होता है 100 रुपये का, 5 ही रुपये होता है। तो 5 रुपये यानी कि 100 में से 5 रुपये कम मिलेंगे, अब 95 रुपीज़ ही प्राप्त हो पाएंगे आपको। देखिए क्या लिख रहा है, एप्लीकेशन पे 25 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 40 रुपये हैं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपये हैं। तो टोटल देखेंगे आप तो 95 ही बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये 45 रुपीज़ का होगा, जो 5 रुपये हमें कम मिलके 40 का ही बैठ रहा है। ये समझने की बात है, यानी कि हमें 5 रुपये कम मिल रहे हैं, तो 5 कम कहाँ मिल रहे हैं, हम ये मानते हैं कि वो अलॉटमेंट पे हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो। ठीक है, और लिख भी रहा है द डिस्काउंट वॉज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो ठीक है, तो अलॉटमेंट में लिख रहा है तो अलॉटमेंट पे ही हमने कर लिया। तो इसका मतलब 5 रुपये कम मिल रहे हैं, तो ये 45 रुपये के होंगे, जो 5 रुपये कम मिल के 40 मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। और एक यहाँ पे लिख रहा है कि एक 400 वाले ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो कॉल से एरियर भी हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। आप इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंट्रीज बनाते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमित मशीन, कंपनी का नाम हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। ठीक है, सीरियल नंबर, फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री देखिए क्या बनेगी, पैसा आएगा पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम पे कितना पैसा मिल रहा है, हमारे पास है 50,000 शेयर है, तो 50,000 शेयर पर 25 रुपये एप्लीकेशन के हो गए, तो ये हो गए 12,50,000 रुपये। 12,50,000 रुपये प्राप्त हो गए इनको। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 12,50,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए गए। बीइंग क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए समझने की बात है, मैंने बताया कि आपको 40 मिल रहे हैं लेकिन वो 45 वाले हैं, तो 50,000 इंटू 45 तो ये रहेंगे आपके, यानी कि 22,50,000। लेकिन मिलेंगे आपको अलॉटमेंट में हम कितने लिख रहे हैं, 40। तो बाकी कहाँ गए, डिस्काउंट में जाएंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, इसमें कितने जाएंगे, 50,000 गुणा 5 रुपये, तो 2,50,000 रुपये का तो डिस्काउंट हो गया, इतने कम मिलेंगे। और मिलेंगे कितने फिर आपको, 20 लाख, 20 लाख रुपए प्राप्त होंगे। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, समझने की बात है। 45 रुपये का एक शेयर है, तो 45 के हिसाब से पूरी कैपिटल में जाएंगे, लेकिन हमें मिलेंगे, ड्यू कर रहे हैं हम 40 और 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 5 रुपये यहाँ कम हो गए। अब 50,000 गुणा 40 रुपये यहाँ पे हो गए। चौथी एंट्री आप देखिए प्राप्त कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमें कितने मिलेंगे, 20 लाख तो मिलेंगे, तो 20 लाख रुपए लिख दिए, क्योंकि डिस्काउंट वाला पैसा तो मिलना नहीं है, वो तो हमने छूट दे दी। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब पांचवी एंट्री देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 शेयर हैं इनटू 30 रुपये का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 15 लाख रुपए आपको ड्यू कर दिया आपने कि 15 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो बीइंग कॉल मनी ड्यू कर दी हमने। अब प्राप्त कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब देखना है कि हमें मिलने तो 15 लाख हैं, लेकिन एक आदमी ने पूरे पैसे नहीं दिए, 400 पे फाइनल कॉल नहीं दी, 400 शेयर्स पे, तो वो आ गया कॉल्स इन एरियर्स के नाम से अकाउंट डेबिट। तो ये 400 वाला है, इसने 30 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, तो 12,000 रुपये इसने नहीं दिए। तो दिए कितने, 15 लाख में 12,000 नहीं मिले, तो 14,88,000 रुपये ही मिल पाए। ये समझने की बात है, क्योंकि हमारे पास कितने शेयर्स हैं टोटल, 50,000 हैं, तो उसमें 400 पे नहीं मिले हमें, तो कह लीजिए कि 39,600 वालों ने ही पैसा दिया 30 रुपये, ऐसे भी कह सकते हैं। और बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी हमने प्राप्त कर ली केवल कम शेयर्स पे, ऑन 49,600 शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर, प्रति शेयर 30 रुपये रहेगा। बस इतना ही आपको समझने की बात है। देख लें कि हमने बैंक से प्राप्त, क्योंकि 400 शेयर्स में पैसा नहीं दिया तो वो कॉल इन एरियर में आ गया, और 50,000 शेयर्स थे टोटल, तो 49,600 शेयर्स बचे, जिस पे हमें 30 रुपये प्राप्त हो गए। तो इस तरह से हम ये एंट्रीज करेंगे। तो मैं समझता हूँ अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप वीडियो को बार बार देखें, इन क्वेश्चंस को बार बार अपने आप करने की कोशिश करें। फिर भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई क्वेश्चन है आपका तो। ठीक है, थैंक यू।